ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन आर्या हिंदी के सेशन में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में सीखा कि कारक क्या होता है और इसके फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट भी कर लिया था। आज बेटा हम इसके सेकंड पार्ट को सीखेंगे कि कारक क्या होता है और कारक का क्या यूज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जैसा बताया था कि हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। पहला होता है आपका कर्ता और इसका विभक्ति चिन्ह होता है बेटा ने। दूसरा होता है कर्म और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तीसरा होता है करण और विभक्ति चिन्ह होता है करण से के द्वारा। फिर आता है संप्रदान और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। फिर आता है अपादान और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलगाव। और उसके बाद आता है संबंध और इसका विभक्ति चिन्ह होता है का की के। फिर आता है अधिकरण और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पे पर। और फिर आता है संबोधन और इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे वो अरे। अर्थात जब किसी को आश्चर्य के साथ बुलाया जाता है तो आपका वहां पर संबोधन कारक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं थोड़ा आगे। आपको दिया हुआ है संप्रदान कारक। आखिरकार ये संप्रदान कारक क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? यदि हमें यह परीक्षा में आ जाए तो हमें कैसे पहचान होगी कि यहाँ पर संप्रदान कारक होगा? 1 मिनट, इसकी एक छोटी सी पहचान है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं बेटा। तो इसमें लिखा हुआ है वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कारक होता है। बेटा इसमें लिखा हुआ है कि कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है वह आपका संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, माँ बच्चे को मिठाई देती है। तो माँ किसको मिठाई देती है? बच्चे को। और डेफिनेशन यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है अथवा किसी के लिए कुछ करता है तो वह आपका संप्रदान कारक होता है। तो इसमें माँ बच्चे को मिठाई देती है, इसलिए इस वाक्य में आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। दूसरी पहचान जो हमारे विभक्ति चिन्ह है, हम उनको भी देख लेते हैं कि हमारा विभक्ति चिन्ह क्या है। जो हमारा संप्रदान कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। और जब इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है तो हम वाक्य में भी देख लेते हैं कि कहीं हमें ये विभक्ति चिन्ह दिए हुए तो नहीं है। और बेटा जो आपका वाक्य है माँ बच्चे को मिठाई देती है और विभक्ति चिन्ह आ गया है आपका को, और जब विभक्ति चिन्ह को आ गया तो आपका अवश्य ही यहाँ संप्रदान कारक होगा। दूसरा वाक्य है बेटा राजा भिखारी को कपड़े देता है। तो राजा भिखारी को कपड़े देता है, तो इसमें भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है तो यहां पर भी आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं विभक्ति चिन्ह। जो आपका विभक्ति चिन्ह है वो फिर से आ गया, और जब फिर से आ गया है तो फिर से आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। नीचे तीसरा दिया हुआ है रामचंद्र जी ने सीता जी के लिए अवतार लिया। तो मेरे बच्चों, जो रामचंद्र जी हैं उन्होंने किसके लिए अवतार लिया? सीता जी के लिए अवतार लिया। और विभक्ति चिन्ह आया है के लिए, और यहां पर भी है विभक्ति चिन्ह के लिए। और जब दोनों विभक्ति चिन्ह हमारे एक जैसे हैं तो बेटा फिर से हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। जब किसी को कोई ऐसी वस्तु दी जाए जिसे देकर वापस ले लिया जाए तो वहां चतुर्थी विभक्ति न होकर षष्ठी विभक्ति होती है। मेरे बच्चों, यदि किसी वाक्य में किसी को कोई वस्तु देकर वापस ले ली जाए तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति न होकर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे राजा धोबी को कपड़े देता है। अब इसमें एक बात बताओ, जो राजा है वह धोबी को कपड़े देता है। हो सकता है कि राजा ने धोबी को कपड़े धुलने के लिए दिए हों और धुलने के बाद उनको वापस ले ले। तो यहां पर बेटा आपकी अब चतुर्थी विभक्ति न होकर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। यह तो आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे बेटा
राजा भिखारी को कपड़े देता है। तो इसमें तो जब उसने उसको कपड़े दे दिए तो दे दिए, यहां तो वापस लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए यहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। इसके बाद आती है आपकी पंचमी विभक्ति, और जो आपकी पंचमी विभक्ति होती है इसका विभक्ति चिन्ह होता है अलगाव से अलगाव, यानी कि बेटा किसी वस्तु का किसी से अलग हो जाना। यदि कोई वस्तु किसी से अलग हो जाती है तो वहां अवश्य ही आपकी पंचमी विभक्ति होगी और आपका कारक होगा अपादान कारक। 1 मिनट इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसकी बात कर लेते हैं। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहां पंचमी विभक्ति या संप्रदान कारक होता है। तो मेरे बच्चों, आपको दिया हुआ है जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहां पंचमी विभक्ति होती है, यह संप्रदान कारक होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पत्ता पेड़ से गिरा। अब बेटा ये बताओ, जो पत्ता है वह पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया, और जब पत्ता पेड़ से अलग हो गया तो आपका वहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। पत्ता पेड़ से गिरा, विभक्ति चिन्ह से, और पत्ता किससे अलग हो गया, पेड़ से अलग हो गया, इसीलिए यहां आपका अपादान कारक हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सवार घोड़े से गिरा। जो घोड़े को चलाने वाला था घुड़सवार, वह घोड़े से गिर गया और घोड़े से क्या हो गया, अलग, और जब वह अलग हो गया तो आपका फिर से कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। फिर से आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, चोर जेल से भागा। अब ये बताओ, चोर जेल से क्या हो गया, अलग हो गया, और जब चोर जेल से अलग हो गया तो आपका अवश्य ही अपादान कारक हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु का किसी से अलगाव होना पाया जाता है तो वहां आपका अपादान कारक होता है। अपादान कारक में आपको यह बात भी हमेशा ध्यान रखनी है, जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है, मेरे बच्चे, जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है तो वहां पंचमी विभक्ति होती है। जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना होगी तो वहां पर अवश्य ही अपादान कारक होगा। जैसे मीरा राधा से सुंदर है। अब इसमें बेटा मीरा की राधा से तुलना हो रही है और कहता है कि मीरा राधा से अधिक सुंदर है, और मैंने आपको बताया जहां तुलना होती है वहां आपका अपादान कारक होता है, तो इसमें भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। इसमें भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मीरा की तुलना राधा से हो रही है कि मीरा राधा से अधिक सुंदर है। फिर दिया हुआ है मोहन आर्यन से सुंदर है। तो मोहन, जो मोहन है आर्यन से सुंदर है, तो यहां पर फिर से बेटा इन दोनों में तुलना की जा रही है। और जब मैंने आपको बताया जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है तो वहां आपका अपादान कारक होता है। बात कर लेते हैं षष्ठी विभक्ति की, और षष्ठी विभक्ति होती है आपकी संबंध कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के। यदि आपको किसी वाक्य में ये वाले शब्द दिखाई देते हैं तो अवश्य ही वहां आपका संबंध कारक होगा। इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, परिभाषा की बात करते हैं बच्चे। जहां दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में संबंध पाया जाता है वहां संबंध कारक होता है। जहां दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों में संबंध पाया जाता है वहां संबंध कारक होता है। जैसे दिनेश की कलम, और बेटा विभक्ति चिन्ह आ गया की, और जब विभक्ति चिन्ह की आ गया तो आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के।
मोहन के लड़के, और विभक्ति चिन्ह आया इसमें के, और इसमें भी विभक्ति चिन्ह होता है के, और जब विभक्ति चिन्ह के होता है तो आपका फिर से बन जाएगा संबंध कारक। अब आती है आपकी सप्तमी विभक्ति, और विभक्ति है अधिकरण कारक। जो आपका अधिकरण कारक होता है बेटा, एक मिनट इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है, किसी भी वाक्य में क्रिया जिस आधार पर संपन्न होती है वहां आपका अधिकरण कारक होता है, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। इसका विभक्ति चिन्ह होता है जो आपकी सप्तमी विभक्ति होती है इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। यदि आपको कहीं पर ये वाले विभक्ति चिन्ह दिखाई देते हैं में, पे, पर, तो अवश्य ही वहां आपका अधिकरण कारक होगा। कैसे? पुस्तक टेबल पर रखी है। जो पुस्तक है कहां रखी हुई है? टेबल पर। जो पुस्तक है टेबल पर रखी हुई है, और जो बेटा पर है इसमें विभक्ति चिन्ह आया है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पे, पर। तो आप अवश्य ही समझ गए होंगे कि यहां पर भी आपका अधिकरण कारक होगा। कमीज खूंटी पर टंगी है, फिर से आ गया पर, और जब पर आ गया तो फिर से आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। और लास्ट में दिया हुआ है आपको बालक कमरे में बैठा है। बालक कमरे में बैठा है और विभक्ति चिन्ह आ गया में, और इसमें भी होता है में, पे, पर। तो आपका फिर से क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। और बेटा सबसे बाद में आता है आपका संबोधन कारक। इसको कर लेंगे संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसकी अपनी एक पहचान होती है। वाक्य में किसी को बुलाने, आश्चर्य प्रकट करने आदि का भाव जहां होता है या पाया जाता है वहां आपका संबोधन कारक होता है। वहां आपका संबोधन कारक होता है। तो मेरे बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, वाक्य में किसी को बुलाने, आश्चर्य प्रकट करने आदि का भाव जहां होता है या पाया जाता है वहां आपका संबोधन कारक होता है। तो मेरे बच्चों जो आपके कारक थे बेटा ये आज फिनिश हो गए हैं, और मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। मेरे बच्चों आगे मैंने कुछ अभ्यास प्रश्नों को लिया है, इनको भी देख लेते हैं। बेटा पहले आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, नीचे उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही है। आपको सही वाला बताना है कि सही क्या होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक है। इसमें आपको कारक बताना है। तो मेरे बच्चों इसमें दिया हुआ है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो मेरे बच्चे यहां पर एक विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है ने, एक दिया हुआ है ने और एक दिया हुआ है को। तो इसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है? तो मेरे बच्चों यदि किसी वाक्य में
दो विभक्ति चिन्ह दे दिए जाते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आपका बाद वाला विभक्ति चिन्ह होगा वही आपका कारक होगा। और बेटा आपका जो को है किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो जो आपका कर्म होता है, कर्म कारक, उसका विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक। फिर नीचे दिया हुआ है आपको को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। आपको दो चिन्ह दिए हुए हैं को के लिए, और आपको बताना है कि यह किस कारक के चिन्ह हैं। तो बेटा जो आपके कारक चिन्ह होते हैं इसका विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करनसे के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो आपका जो संप्रदान कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। तो इसमें आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है आपको, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कारक है। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज किसी से अलग हो जाती है तो वहां आपका अपादान कारक होता है। और जो इसमें बेटा जो लड़का है पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से अलग हो गया, और लड़का जब पेड़ से अलग हो गया तो आपका इसमें हो जाएगा अपादान कारक। ये वाला बेटा ये वाला बनेगा अपादान कारक। फिर प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है आपको, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्य में कारक है। आपको बताना है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसमें एक विभक्ति चिन्ह आया है पर, और पर आपका विभक्ति चिन्ह किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को करनसे के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव संबंध का की के अधिकरण में पे पर। तो जो आपका अधिकरण कारक होता है इसमें आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है पर, इसीलिए आपका यहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। आगे दिया हुआ है आपको, हे राम तुम कहां हो वाक्य में कारक है। तो मेरे बच्चों इसमें हे राम तुम कहां हो वाक्य में कारक है। तो इसमें विस्मय बोधक का प्रयोग किया गया है, और जब विस्मय बोधक का प्रयोग किया जाता है तो इस कंडीशन में आपका कारक होता है संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो इसमें आपका हो जाएगा संबोधन कारक। राम विद्यालय से घर जाता है वाक्य में कारक होगा। तो मेरे बच्चों जो राम है विद्यालय से घर जाता है, तो राम विद्यालय से अलग हो गया, इसीलिए यहां भी हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि किसी का अलगाव होना पाया जाता है। चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कारक है। तो चूहा बिल से बाहर निकला, तो चूहा बिल से क्या हो गया? बिल से अलग हो गया। और जब कोई किसी से अलग हो जाता है तो वहां आपका अपादान कारक होता है, तो यहां भी आपका हो जाएगा अपादान कारक। अब बेटा प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है आपको, ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाने में कौन सा कारक है, और विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है पर, और पर आपका कहां आता है? अधिकरण कारक। जो आपका अधिकरण कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह होता है में पे पर, तो इसीलिए आपका यहां पर हो जाएगा अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। जो आपके से के द्वारा किस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। तो आपका जो से के द्वारा किसका होता है? कर्ता ने कर्म को करनसे के द्वारा। तो बेटा जो आपका करण होता है करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा। और आज का ये अंतिम प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 10, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं वाक्य में कारक है। तो फिर से आ गया से,
फिर से आ गया से, और जब फिर से आ गया तो हमारा से विभक्ति चिन्ह किसमें होता है बेटा? कर्ता ने कर्म को करनसे के द्वारा, किसके द्वारा? करनसे के द्वारा। तो बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा करण कारक। आज के सेशन को बेटा यही खत्म करते हैं। थैंक यू। दीपक सर होगी।